स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। नोट दोस्तों, ये कहानी कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए आप तक नए चैप्टर नहीं पहुंच सके। असल में ये कहानी ऑनगोइंग है, लेकिन लेखक नए चैप्टर लिखने में थोड़ा समय लेते हैं, इसी वजह से देरी हो रही थी। अब से कोशिश रहेगी कि आपको नियमित रूप से नए चैप्टर मिलते रहें। अध्याय 261 पतन के बाद विक्रम ने अपना ध्यान आरव से हटाया और पास में खड़े गरुड़ के सदस्यों को एक त्वरित आदेश दिया। ये सुनिश्चित करो कि चिराग शर्मा कोई बेवकूफ़ न करे, उसने आदेश दिया। समूह ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। चिराग शर्मा को घेर लिया और इतने करीब खड़े हो गए कि उसकी कोई भी हरकत नज़र में आ जाए, लेकिन उन्हें उसे ज़बरदस्ती नीचे करने या बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से चिराग शर्मा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वास्तव में वह उन सभी की अपेक्षा से कहीं अधिक आज्ञाकारी लग रहा था। शायद ये डर था, वह पहले से ही काले शिकारियों से डरता था, उनके अधीन काम करने के लिए मजबूर था। और अब एक पूरी तरह से अलग दल को आते हुए और काले शिकारियों के कुछ सबसे मजबूत लड़ाकों को खत्म करते हुए देखकर उसे पता था कि वह उनसे मेल नहीं खा सकता। ये सिर्फ सड़क के गुंडे नहीं थे, ये कुछ और थे, और अब वे ही उसे पहरेदारी कर रहे थे। बाकियों का क्या करना है? जतिन ने विक्रम के पास कदम रखते हुए अपनी आवाज़ में चिंता के साथ पूछा। यह एक पूरा गिरोह था जिसके साथ हमने अभी उलझ लिया है ना? और यह उनका पूरा समूह भी नहीं था। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ी क्योंकि उसने अपनी आस्तीनें ठीक की और अपना फ़ोन निकाला। उसका चेहरा ठंडा और अडिग था, उस तरह की शांति जो केवल उन लोगों में होती है जो गंदी समस्याओं को साफ करने के आदी होते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इनमें से कोई भी एक शब्द न बोले, उसने जारी रखा। वे आज जो कुछ भी किए हैं उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। कोई मीडिया नहीं, कोई आगंतुक नहीं, कुछ भी लीक नहीं होगा। हाँ, क्या तुम्हें भी पता है कि तुम किनसे उलझ रहे हो? उसने भौंकते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ फैंसी वर्दी और सख्त बातों की वजह से बड़े बन गए हो? उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ ऊंची होती गई। उसका घबराहट उसके घमंड के नीचे खराब तरीके से छिपा हुआ था। लाखपति ग्रुप के बारे में किसी ने सुना भी नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन हम काले शिकारी हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि आज रात यहाँ क्या हुआ, वे तुम में से हर एक का पीछा करेंगे। ये तुम तक ही नहीं रुकेगा, वे तुम्हारे उन सभी लोगों के पीछे आएंगे जिनकी तुम परवाह करते हो। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुमसे जुड़ा कोई भी। मेरा परिवार मेरी परवाह नहीं करता, जतिन ने सपाट लेकिन ईमानदार आवाज़ में कहा। मैंने उनसे सालों से बात नहीं की। सुरेश ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए एक सूखी हंसी दी। लगता है ये कुछ ऐसा है जो हम सभी में समान है ना? मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि तुम किन से निपट रहे हो, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, और भी करीब कदम रखते हुए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ में एक इस्पाती धार थी जिसने सुनने वाले सभी को चुप कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था, उसकी असली पहचान क्या है ना? एक पल के लिए वह वाकई भूल गया था। शायद चिराग शर्मा बलि का बकरा था, सिर्फ एक मोहरा जिसके पास उसके पीछे की शक्तिशाली परिवार से कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं थी। लेकिन आरव, क्या होगा अगर आरव सिर्फ कोई भगोड़ा गैंगस्टर बनने का खेल नहीं खेल रहा था? क्या होगा अगर उसकी रक्षा हो रही थी, और न केवल इतना, बल्कि कोई ऐसा था जो उस शक्ति, उस पैसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता था? जब वे भाड़े के समूह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, गरुड़ के कुछ सदस्यों ने तेजी से कदम बढ़ाया, बेहोश मेहमानों और घायल लड़ाकों को एक केंद्रीय क्षेत्र में इकट्ठा किया। इससे सफाई और नियंत्रण आसान हो जाएगा। उनमें से एक, दर्शन के निष्क्रिय शरीर को फिर से स्थिति देने की कोशिश करते हुए झुका और अपने हाथों को उस आदमी के कंधों के नीचे डाला। तभी दर्शन की आंखें खुल गईं। अर्जुन शांत रहा, उसने दर्शन के भागने को देखने के लिए मुड़कर भी नहीं देखा। उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी हालत में मुझे शक है कि उसके पास फिर से आरव के पीछे आने की ताकत या हिम्मत है, और मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। विक्रम रुका और उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। हमारा बॉस, उसने दोहराया, उसकी आवाज़ अपठनीय थी। चिराग शर्मा ने कठिनाई से निगला। अर्जुन वेन्यू पर ही रुका रहा, भाड़े के सैनिकों के साथ, वही ग्रुप जिसे उसने हरीश को ढूंढने के दौरान हाय किया था। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया और राहत महसूस की कि ये जॉब पिछली बार जितना खतरनाक नहीं होगा जैसा पहले था। उन्हें पता था कि उनकी वफादारी के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी।
भाड़े के सैनिकों ने काले शिकारियों के सदस्यों और स्टाफ को पूरी तरह घेर लिया, उनके हर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस को जब्त कर लिया। फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी जो सिग्नल भेज सकता था, सब इकट्ठा करके लॉक कर दिया गया। किसी को भी बाहर की दुनिया से संपर्क करने की इजाज़त नहीं थी। वेन्यू को होल्ड करते हुए उन्होंने हर उस चीज़ को खंगाला जो गैरकानूनी गतिविधियों का सबूत हो सकती थी। साथ ही उन्होंने बाकी सब कुछ साफ कर दिया, कोई भी असंबंधित रिकॉर्ड, फुटेज या डिजिटल फाइल, ताकि अगर बाद में काले शिकारी इधर उधर सूंघने आएं तो उन्हें आज क्या हुआ इसका कोई सुराग न मिले। काले शिकारियों के कुछ सदस्यों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वे घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, आखिरी मौके पर बाहर निकलने के लिए जोर आजमाइश की, लेकिन भाड़े के सैनिक, उन्हें बंदूक, चाकू या डंडों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ उनकी मुट्ठियां काफ़ी थीं। भले ही काले शिकारी कुशल लड़ाके हों, उनके शरीर पहले से ही चोटिल, कुचले हुए और खून से सने थे। अच्छी तरह ट्रेन किए गए भाड़े के सैनिकों के सामने उनकी कोई टक्कर नहीं थी। इसी दौरान अर्जुन को एक कॉल आया। यह उस जिले के पुलिस चीफ का था जिसमें वे थे। उसने कन्फर्म किया कि वह रास्ते में है और उसे पूरी स्थिति की जानकारी दे दी गई है। अर्जुन ने कॉल काटा, तभी वेन्यू का मैनेजर रोहन उसके पास आया, अपनी गर्दन के पीछे का हिस्सा मलते हुए और सिर हिलाते हुए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, रोहन ने उदास चेहरे के साथ स्वीकार किया। हमारे एक आदमी ने बेवकूफ़ की तरह बर्ताव किया और हमने सोचा कि छोटा वाला भी उतना ही बेवकूफ़ होगा। लगा कि ये आसान मौका होगा जल्दी पैसे कमाने का। रोहन के शब्द साफ तौर पर अर्जुन की ओर थे। हाँ, चिराग शर्मा के पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी थी, लेकिन उनमें से कोई भी अर्जुन जैसा नहीं था। अर्जुन अपने जॉब की उम्मीदों से कहीं आगे गया, अपनी सैलरी से भी ज़्यादा, उस इंसान की रक्षा करने के लिए जिसे उसे सौंपा गया था। शायद आरव शर्मा को यह भी नहीं पता था कि ये कितना रेयर है। शायद उसे लगता था कि सभी बॉडीगार्ड ऐसे ही होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शर्मा परिवार का हिस्सा थे। जल्द ही पुलिस चीफ वहां पहुंच गया। उसके साथ फाइल्स, सबूत और भाड़े के सैनिकों द्वारा इकट्ठा की गई सारी जानकारी का ट्रांसफर हुआ। काले शिकारियों का पूरा ग्रुप हथकड़ी में जकड़ा गया और एक के बाद एक कई बड़ी पुलिस गाड़ियों के पीछे लोड कर दिया गया। अर्जुन वहां खड़ा रहा, बाहें क्रॉस किए, हर एक को ले जाए जाते हुए देखता रहा। उसने उनके चेहरों को स्कैन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक भी इंसान पीछे न छूटे। एक ढीला धागा पूरी ऑपरेशन को उधेड़ सकता था। अब तक सिर्फ एक ही इंसान भागा था और वह काले शिकारियों का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन अगर कोई और बाहर निकल गया और यहाँ क्या हुआ इसका खुलासा कर दिया। ये काले शिकारी हैं जिनसे तुम निपट रहे हो, पुलिस चीफ ने सिगरेट जलाते हुए कहा और धुएं का एक लंबा कश छोड़ा। ये सिर्फ उनकी एक ब्रांच है, तो मैं चीज़ों को चुप रख सकता हूं और बिना शोर शराबे के उन्हें ले जा सकता हूं। तुम इसके लिए अच्छा खासा पेमेंट कर रहे हो। अनेक देशों में सरकारें और कानून लागू करने वाली एजेंसियां शक्तिशाली आपराधिक संगठनों के बारे में जानती थीं, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं था कि उन्हें रोक सकें। ये युद्ध जैसा था। हाँ, कभी कभी सरकार या पुलिस को एक्शन लेना पड़ता था, जैसे कि अगर गैंग्स ने खुलेआम कुछ किया या बहुत ज़्यादा अराजकता मचाई, लेकिन जब तक उन्हें भरोसा न हो कि वे पूरे नेतृत्व को एक साथ खत्म कर सकते हैं, वे सिंडिकेट्स को छूते भी नहीं थे। कई अच्छी तरह संगठित ग्रुप थे, कई सिंडिकेट्स जो पावर और पैसे के जाल में उलझे थे, इतने कि सरकारें उन सभी से एक साथ लड़ाई नहीं छेड़ सकती थीं। मैंने जितना पैसा खर्च किया है, आरव शर्मा को शायद अच्छा न लगे जब उसे पता चलेगा, अर्जुन ने रात की ओर देखते हुए सोचा। ये उस बेच से मिला सारा फायदा खत्म कर देगा जो मैंने उसके लिए लगाया था। लेकिन ये इसके लायक है, इस गड़बड़ को अभी के लिए रोकने के लिए, भले ही ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही हो। इस बीच गरुड़ के सदस्य मनकापुर वापस लौट आए थे और वे खाली हाथ नहीं आए। उनके अड्डे पर एक आदमी बाहर गया था और स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ मीठी चीज़ें जैसे गुलाब जामुन और जलेबी लेकर आया था। यह एक जश्न था, एक और मिशन पूरा हुआ, एक और जीत उनकी झोली में। चिराग शर्मा की बाहों के चारों ओर रस्सी बंधी थी, वह मुश्किल से हिल पा रहा था और उसे एक घिसे पिटे सोफे पर धकेल दिया गया ताकि वह सब कुछ सामने से देख सके। उसके सामने विक्रम एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा था, अपनी नई लाखपती जैकेट की बेदाग हालत की तारीफ करते हुए। पहले की झड़प के बावजूद कपड़े पर एक भी खरोंच या फटने का निशान नहीं था। वह गर्व से भरा हुआ लग रहा था। तूने मेरी बात सुनी भी थी, विक्रम ने भौं उठाते हुए कहा। मैंने तुझसे कहा था कि बॉस से मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए तू अभी हमारे साथ यहीं रहेगा। विक्रम थोड़ा आगे झुका, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उस आदमी को गौर से देखा जो उसके सामने था। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में घूम रहे सवालों का जवाब कैसे लेना है। यह उसके और आरव शर्मा दोनों के लिए साफ था कि यह आदमी महत्वपूर्ण था, लेकिन ये था कौन? ठीक ये सब में क्यों उलझा हुआ था? अर्जुन ने जो बताया था उसके मुताबिक चिराग शर्मा तो आरव शर्मा का दोस्त भी नहीं था। इसका मतलब था कि उन्हें इसके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं थी।
देख, चिराग शर्मा ने फिर कोशिश की, उसकी आवाज़ में हड़बड़ी थी। अगर तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, इतना पैसा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस मुझे जाने दो, और मैं कसम खाता हूँ अपने परिवार के नाम पर, शर्मा परिवार के नाम पर। अरे, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं आसान था, उसने हंसते हुए कहा। रात होने पर आरती अपने कमरे में आराम कर रही थी, जैसा वह आमतौर पर करती थी। लेकिन आज रात गेम खेलने या टीवी देखने के बजाय वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिमरन के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं तुझसे कह रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, आरती ने कहा। स्कूल में फिर से सब अजीब बर्ताव कर रहे हैं। जतिन भी। अरे, वो लड़का तो हमेशा थोड़ा अजीब ही रहता है, सिमरन ने जवाब दिया। लेकिन हाल में जो कुछ हुआ, खासकर जय के साथ, तो क्या वाकई उनको दोष दे सकती है? आरती रुक गई। सिमरन की बात में दम था। जो हुआ उसने सबको हिला दिया था। इसने सबको एहसास करा दिया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। उनके इतने करीबी कोई इस हादसे से प्रभावित हुआ था। जब सुरेश मरा तो दुख हुआ, लेकिन सुरेश हमेशा अपने में ही रहता था। कोई उसका खास करीबी नहीं था। लोग शोक मनाने तो आए, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई खालीपन नहीं छोड़ा। लेकिन जय जय कुछ और था। उसका अचानक गायब होना एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे जो वाकई में इंटरेस्टिंग लग रहा है, सिमरन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, वो ये है कि आरव शर्मा तेरे घर पर रुका था। सिमरन, आरती ने कराहते हुए कहा, तूने मुझे उस वक्त कॉल क्यों नहीं किया जब वो आया? तू फ़ोन ऑन छोड़ सकती थी, मुझे सब कुछ सुनने देती। मैं तेरी मदद कर सकती थी। तुझे तो पता है तू कितनी ठंडी पड़ जाती है। रात होने पर आरती अपने कमरे में आराम कर रही थी, जैसा वह आमतौर पर करती थी। लेकिन आज रात गेम खेलने या टीवी देखने के बजाय वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिमरन के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं तुझसे कह रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, आरती ने कहा। स्कूल में फिर से सब अजीब बर्ताव कर रहे हैं। जतिन भी। अरे, वो लड़का तो हमेशा थोड़ा अजीब ही रहता है, सिमरन ने जवाब दिया। लेकिन हाल में जो कुछ हुआ, खासकर जय के साथ, तो क्या वाकई उनको दोष दे सकती है? आरती रुक गई। सिमरन की बात में दम था। जो हुआ उसने सबको हिला दिया था। इसने सबको एहसास करा दिया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। उनके इतने करीबी कोई इस हादसे से प्रभावित हुआ था। जब सुरेश मरा तो दुख हुआ, लेकिन सुरेश हमेशा अपने में ही रहता था। कोई उसका खास करीबी नहीं था। लोग शोक मनाने तो आए, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई खालीपन नहीं छोड़ा। लेकिन जय जय कुछ और था। उसका अचानक गायब होना एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे जो वाकई में इंटरेस्टिंग लग रहा है, सिमरन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, वो ये है कि आरव शर्मा तेरे घर पर रुका था। तूने मुझे उस वक्त कॉल क्यों नहीं किया जब वो आया? तू फ़ोन ऑन छोड़ सकती थी, मुझे सब कुछ सुनने देती। मैं तेरी मदद कर सकती थी। तुझे तो पता है तू कितनी ठंडी पड़ जाती है। प्लीज़, आरती ने आंखें घुमाते हुए बड़बड़ाया। तू हमेशा लड़कों की बात करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने तुझे कभी किसी बॉयफ्रेंड के साथ देखा। अरे अरे, वो तो बस इसलिए कि मैं बहुत चूजी हूँ, सिमरन ने बचाव में कहा। लेकिन मुझे पता है कि लड़कों को पटाने में क्या बात करनी है। वैसे भी, उसने नाटकीय सांस लेते हुए कहा, तुझे पता है आरव शर्मा टफ केस है। ऐसा लगता है वो तुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई ना कोई या कुछ ना कुछ उसे रोक रहा है। जैसे कोई बुरी सौतेली माँ वगैरह। आरव शर्मा के पास कोई माता पिता नहीं है, आरती ने याद दिलाया। वो तो बस एक मिसाल थी, सिमरन ने जल्दी से जवाब दिया। खैर, तुझे उसे बांध लेना चाहिए। वो ऐसा लड़का है जिस पर तुझे पहला मूव करना पड़ेगा, सचमुच। जैसे ही आरती और सिमरन की बातचीत चलती रही, आरती की नज़रें खिड़की की ओर चली गईं, जैसा कि अक्सर होता था। हाल ही में उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे लोगों के गुजरने की झलक मिलती थी, कुछ जो संदिग्ध लगते थे। भले ही अब तक कोई हादसा नहीं हुआ था, फिर भी आरती रोज चेक करती थी, बस सावधानी के लिए। एक खास सर्विलांस टीम को उसकी निगरानी के लिए लगाया गया था। कुल 4 मेंबर 3 शिफ्ट में बदल बदल कर आसपास के इलाके में गश्त करते थे, जबकि चौथा गाड़ी में बैठकर नजर रखता था, फोन हाथ में लिए। जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे, अर्जुन को कांटेक्ट करने के लिए तैयार। उसी गाड़ी में, जो सड़क के उस पार खड़ी थी, एक आदमी आराम से पास आया और खिड़की पर दस्तक दी। हाय, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस 2 घर छोड़कर रहता हूं और देखा कि आपकी गाड़ी यहां बहुत बार से खड़ी है। इसके पीछे कोई वजह है? क्या आप इसे हटा सकते हैं? गार्ड के जवाब देने से पहले ही उस आदमी का हाथ खिड़की से अंदर गया। उसने गार्ड के सिर के पीछे का हिस्सा पकड़ा और उसे जोर से स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। फिर मुट्ठी बांधकर उसने खुली खिड़की से गार्ड के ठोड़ी पर जोरदार मुक्का मारा। नयन ने सोचा, जब वह बेहोश गार्ड को रास्ते से हटा रहा था। 4 गार्ड हर वक्त उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन घर इतना साधारण है। स्कूल भी। बाहर से देखो तो इस सेटअप में कुछ खास नहीं है।
नयन को चेतन ने मिशन दिया था कि आरती नाम की लड़की को लाए। ये जानकारी दर्शन ने दी थी। जाहिर तौर पर वह कोई ऐसी थी जिसे इस्तेमाल करके वे आरव शर्मा को कंट्रोल में रख सकते थे। लुकआउट को हटाना पहली प्राथमिकता थी। खुशकिस्मती से गाड़ी में इतना सामान था कि उस आदमी को ठीक से बांधा जा सके, भले ही वह होश में आ जाए। उसे बांधकर, मुंह में कपड़ा ठूंसकर और गाड़ी के अंदर को सुरक्षित करके नयन ने सुनिश्चित किया कि वह न हिल सके, न बोल सके, न ही मदद के लिए सिग्नल दे सके। फिर भी उसे कोई फाइल या साफ वजह नहीं मिली कि आरती पर इतनी सख्त सुरक्षा क्यों थी। इलाके की तलाशी जारी रखते हुए नयन ने एक और गार्ड को कोने पर मुड़ते देखा। बिना हिचकिचाए वह आगे बढ़ा। उसका बड़ा हाथ गार्ड के चेहरे पर जा टकराया, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम लोग कौन हो? नयन ने मांग की। तुम इस लड़की की रक्षा क्यों कर रहे हो? वह आदमी जवाब नहीं दिया, बस दांत भींचकर गुर्राया। समय बर्बाद न करते हुए नयन ने अपनी उंगलियां गार्ड के कंधे में गड़ा दी और खींचा, जिससे जोड़ एक बीमार करने वाली आवाज के साथ उखड़ गया। गार्ड चीखने की कोशिश की, लेकिन नयन ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर आवाज दबा दी। फिर उसने उसे बाहर निकाला। ये लोग नहीं बोलेंगे, प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल, और शोर मचाने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे ये काम जल्दी खत्म करना होगा। अपने कमरे में वापस आरती सिमरन को अलविदा कहने वाली थी, जो आरव शर्मा के बारे में बहुत देर तक बकबक कर रही थी। रुक रुक सिमरन, एक सेकंड के लिए चुप कर, आरती ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ? क्या आरव शर्मा फिर से दरवाजे पर आ गया? सिमरन ने मजाक किया। आरती धीरे से खड़ी हुई और अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, हॉलवे की ओर लिविंग रूम तक झांकते हुए। एक हिंसक धक्के के साथ दरवाजा खुल गया और इससे पहले कि आरती चीख भी पाती, एक मजबूत हाथ ने उसके मुंह पर कसकर दबा दिया। मुझे माफ करना, नयन ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, लेकिन तुम मेरे साथ चल रही हो। अपने दूसरे हाथ से उसने आरती का फोन उठाया और उसे जोर से पटककर दर्जन भर टुकड़ों में तोड़ दिया। धीरे धीरे आरती ने अपनी आंखें खोलीं। एक दर्द की लहर ने उसे तुरंत जकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द कहाँ से आ रहा था। क्या ये उसके सिर के अंदर था, जैसे कोई धड़कता हुआ माइग्रेन, या बाहर से, जैसे उसकी खोपड़ी पर चोट का दर्द? उसने सहज रूप से अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, शायद अपने सिर को छूने या थकी हुई आंखों को मलने के लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। क्या मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं? उसने सोचा। उसका दिमाग सुस्त और उलझन में था। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। जैसे ही उसे अपने मुंह का एहसास हुआ, उसे पता चला कि वह उसे भी हिला नहीं सकती। उसके होंठों पर टेप का एक टुकड़ा कसकर चिपकाया गया था, जिसने उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया था। डर उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली उंगलियों की तरह रेंगने लगा। उसके कलाई और टखने दोनों बंधे हुए थे, जिससे वह सिर्फ अपनी जगह पर बेबस होकर तड़प सकती थी। उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग तेजी से ये जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। कुछ पलों बाद, उलझन के धुंधलेपन के बीच, उसने आखिरकार अपने आसपास का माहौल देखा। वह एक गाड़ी की पीछे की सीट पर थी, लेकिन वैसी गाड़ी नहीं जैसी वह अपहरण के बाद उम्मीद करती। नहीं, ये कोई पुराना जंग खाया वैन या टूटी फूटी सेडान नहीं थी। उसके नीचे का लेदर महंगा लग रहा था, और इंजन की हल्की गुनगुनाहट से लेकर चिकनी इंटीरियर तक सब कुछ लग्जरी चीख रहा था। अपना सिर थोड़ा घुमाकर उसने ड्राइवर की एक झलक देखी। वह हट्टा कट्टा था, चौड़े कंधे, मोटी बाहें, वैसी काया जो ताकत और कंट्रोल का इशारा देती थी। फिर से बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वह एक अपहरणकर्ता के बारे में सोचती थी। ये वही होगा जिसने मेरे घर में सेंध लगाए, आरती ने सोचा। उसकी नब्ज तेज हो गई। लेकिन उसने मुझे क्यों किडनैप किया? मेरे ही घर में? क्या अपहरणकर्ता आमतौर पर किसी को सड़क से नहीं उठा लेते, किसी के घर में सेंध नहीं लगाते जब तक वे मुझे नहीं जानते? इस ख्याल ने उसके सीने में डर की एक और लहर दौड़ा दी, लेकिन बढ़ते डर के बावजूद उसके विचार बेताबी से तर्कसंगत होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश जो समझ में आए। मैं सिमरन के साथ फोन पर थी। शायद उसने कुछ सुना होगा। अगर वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। वो इसकी रिपोर्ट करेगी। उसे करना ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वह अपने दिमाग में इन शब्दों को बार बार दोहराती रही, जैसे कोई मंत्र, इस उम्मीद में कि कोई भी नोटिस करेगा कि वह गायब है। फिर भी स्थिति डरावनी थी और कोई भी तर्क उसकी कानों में गूंज रही दिल की धड़कन की गड़गड़ाहट को शांत नहीं कर सकता था। एक बात जो उसे हैरान कर रही थी वह ये थी कि वह अभी भी खिड़की से बाहर देख सकती थी। शीशा भारी तौर पर टिंटेड था, लेकिन अंदर से वह बाहर की दुनिया को गुजरते हुए देख सकती थी। पेड़, इमारतें, साइन बोर्ड, आज़ादी, बस शीशे के दूसरी तरफ। लेकिन बाहर से कोई भी उसे देख नहीं सकता था। वह साफ दिखने वाली जगह में छिपी हुई थी, और यह विचार उसे किसी और चीज़ से ज़्यादा डरा रहा था। क्या उन्हें परवाह नहीं कि मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं, या वो जगह जहाँ मुझे ले जाया जा रहा है?
या फिर उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि अब इसका कोई मतलब नहीं। ये विचार आरती के दिमाग में असहज रूप से घूम रहे थे क्योंकि गाड़ी शांत सड़क पर चलती रही। आखिरकार गाड़ी धीमी हुई और एक बड़े खुले इलाके में खींची गई जहां कई हैंगर खड़े थे, जैसे चुपचाप खड़े धातु के दानव। जितना आगे वे गए उतना ही उनके आसपास का शहर सुनसान लगने लगा। टूटी सड़कें, उगाई घास, सड़ने के लिए छोड़ दी गई इमारतें, ये उसे किसी पुराने मिलिट्री बेस या सुनसान एयरपोर्ट की याद दिला रहा था। जो इलाका उन्होंने अभी में प्रवेश किया था वह सुनसान नहीं था। वैनें साफ सुथरी कतारों में खड़ी थीं। लोग इमारतों के अंदर बाहर आ जा रहे थे, कुछ क्रेट उठाए हुए, कुछ रेडियो में बात कर रहे थे। आरती की सांस अटक गई। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। इसने मुझे ऐसी जगह लाया जहां इतने सारे लोग हैं। उसके दिमाग में इसके मतलब घूमने लगे। क्या इसका मतलब है कि इसे परवाह नहीं कि ये लोग मुझे देख लें? या इससे भी बुरा, क्या ये सारे लोग इसमें शामिल हैं? जो डर अभी थोड़ा कम हुआ था अब 10 गुना लौट आया। ये कोई रैंडम अपहरण नहीं था, वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा थी जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके पेट में एक बीमार करने वाली उलझन महसूस हुई, और फिर उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने सब कुछ और भी अवास्तविक महसूस कराया। ज्यादातर लोग जो इधर उधर घूम रहे थे वे मिलिट्री स्टाइल की वर्दी पहने हुए थे। कैमोफ्लाज, काले जूते, ये पीस, पूरा लुक। रुकिए, अगर मिलिट्री इसमें शामिल है तो फिर मेरे लिए कौन आएगा? क्या मुझे कोई ढूंढ भी पाएगा? उसका पेट मरोड़ने लगा और उसका सीना डर से फिर से कसने लगा। गाड़ी रुक गई। सामने की सीट पर बैठा आदमी, उसका अपहरणकर्ता, धीरे से मुड़ा और उसका सामना किया। उनकी आंखें मिलीं। उसकी नज़र उस पर पड़ी, न तो क्रूरता के साथ, न ही लालच के साथ, बल्कि कुछ और ही था। ये डरावना नहीं था, वास्तव में ये लगभग अपराधबोध जैसा दिख रहा था। एक लंबे पल के बाद उसने एक आह भरी और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखी। शायद उस पर निराशा, लेकिन ज्यादा संभावना थी कि खुद पर। फिर वह बोला। उसकी आवाज़ दृढ़ और गहरी थी, ऐसी आवाज़ जो तुरंत आज्ञाकारिता की मांग करती थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटाऊं, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसने कहा। अगर तुम समझ गई तो मैं चाहता हूं कि तुम सिर हिलाओ। समझा? जिस तरह वह बोला उसने उसे उन सख्त टीचर्स की याद दिला दी जो अपनी आवाज़ ऊंची करने की जरूरत भी नहीं समझते थे। वे बस तुम्हें देखते थे और तुम्हें पता था कि अपनी किस्मत आजमाना नहीं है। उसकी आवाज़ में अधिकार था, कंट्रोल। अच्छा, उसने कहा, जब तक तुम यहाँ हो चीखना बेकार है। बाहर तुमने जितने लोग देखे वे सब उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। आरती का दिल उसके कानों में और जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह स्थिर रही, सुनती रही। जैसा तुमने शायद नोटिस किया, हम शहर से बहुत दूर हैं, वास्तव में किसी भी चीज़ से बहुत दूर। तो भले ही तुम चीखो, कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। और अगर तुम भागने की कोशिश करोगी, उसने जारी रखा, तुमने देखा कितने लोग हैं। तुमने देखा हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं। तुम्हें ढूंढकर वापस लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आरती ने मुश्किल से निगला। इस बार उसने सिर नहीं हिलाया। उसे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने जो कुछ कहा वो सब सच था। इस स्थिति में तुम जो सबसे अच्छा कर सकती हो, उस आदमी ने शुरू किया, उसका लहजा ठंडा और अधिकारपूर्ण, ताकि तुम्हारा यहाँ रहना जितना हो सके उतना आरामदायक हो। वो बहुत आसान है। वह रुका, ये सुनिश्चित करते हुए कि आरती ध्यान दे रही है। न भागना, न चीखना, सिर्फ तब बोलना जब तुमसे बात की जाए। समझ गई? आरती ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। बिना एक और शब्द कहे नयन ने हाथ बढ़ाया और एक तेज, कठोर हरकत में उसके मुंह से टेप खींच लिया। उसकी त्वचा में जलन सी दौड़ गई और एक पल के लिए वह लगभग चीख पड़ी। उसके होंठ कांपे, गले से दर्द की हल्की सिसकी उठी। लेकिन तभी नयन ने उसे एक चेतावनी भरी नजर दी। ये धमकी नहीं थी, बस तेज, एक रिमाइंडर, जैसे उसने पहले ही कोई नियम तोड़ दिया हो। तुरंत उसने अपना मुंह बंद कर लिया, आवाज को निगल लिया। उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद नयन उसकी तरफ आया और अपनी जैकेट से उसने एक छोटा सा ब्लेड निकाला। धातु ने एक सेकंड के लिए रोशनी में चमक दिखाई, फिर वह नीचे झुका। तेज, अभ्यस्त हरकतों के साथ उसने उसकी कलाई और टखनों को बांधने वाली जिप टाई काट दी। एक खतरनाक पल के लिए आरती ने भागने का सोचा, बस पूरी ताकत से दौड़ने और पीछे न देखने का। उसने आसपास नजर दौड़ाए। सैनिक, हथियारबंद लोग, वैनें, और उनमें से हर कोई शायद उससे तेज, मजबूत और ज्यादा ट्रेन था। जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसे ये पता था। शायद इसलिए उसने पहले ये बात जोर से कही थी, क्योंकि उसे ठीक ठीक पता था कि आरती जैसा कोई क्या सोचेगा। जैसे कि वह उसका दिमाग पढ़ सकता हो। नयन ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं बिना थके मीलों तक दौड़ सकता हूँ, उसने बेतकल्लुफी से कहा, सीधा खड़ा होकर। और यहाँ मौजूद लगभग हर किसी के लिए यही बात है। मुझे शक है कि तुम फैंस तक भी पहुँच पाओगी।
उसका लहजा मजाक उड़ाने वाला नहीं था, बल्कि तथ्यपरक, साफ साफ। और किसी तरह ये उसे और ज्यादा डरावना लगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उसने उसकी आंखों में नजरें गड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ बहुत खतरनाक लोगों से निपट रही हो। तो ध्यान से सुनो और अपना बेस्ट बिहेवियर रखो। आरती को नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे क्यों ले जाया गया। उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं या वह किससे मिलने वाली है। वह बस अपने गले में बढ़ती हुई गांठ को निगल सकती थी और फिर से सिर हिला सकती थी, क्योंकि अभी के लिए यही एकमात्र चीज थी जिस पर उसका कंट्रोल था। नयन आगे चला, आरती के बगल में मुश्किल से कदम मिलाता हुआ। वह इतना करीब नहीं था कि वह उसे पकड़ सके, लेकिन इतना पास था कि उसे पता था वह उस पर नजर रख रहा है। क्या ये जानबूझकर कर रहा है? उसने सोचा, मुझे भागने के लिए उकसा रहा है। मेरे गलती करने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे मुझे चोट पहुंचाने का बहाना मिले। या शायद वो बस देखना चाहता है कि मैं कितनी आज्ञाकारी हूं। अब डर उसके हड्डियों में समा रहा था। चलते हुए उसकी आंखें खुले इलाके में इधर उधर दौड़ रही थीं, किसी भी परिचित चीज की तलाश में, किसी भी सुराग की तलाश में कि वह यहाँ क्यों थी। लेकिन हर चेहरा जो उसे दिखा वह अनजान था। कोई भी परिचित नहीं लगा, कोई भी ऐसा नहीं जिस पर वह भरोसा कर सके। आखिरकार नयन उसे एक बड़े हैंगर के अंदर ले गया। अंदर वर्दीधारी लोग मेहनत से काम कर रहे थे, बक्से उठा रहे थे, कागजात देख रहे थे और रेडियो में बात कर रहे थे। कंक्रीट पर जूतों की गूंज पूरे स्पेस में भर रही थी। उसने अपना सिर नीचे रखा, ध्यान न खींचने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हैंगर के दूर के छोर पर कागजात से भरे एक बड़े डेस्क के पीछे एक आदमी बैठा था। डेस्क पर बैठे आदमी ने नजर उठाई और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। वह नयन से बड़ा था, शायद 40 के दशक में, तेज नाक नक्श और शांत व्यवहार के साथ। लेकिन आरती को कोई पहचान की झलक नहीं मिली। यह कोई भी हो, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। मुझे यकीन है तुम सोच रही हो, उसने कहा, अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए और थोड़ा आगे झुकते हुए। एक झुंड पुरुषों ने तुम्हारा अपहरण किया, कुछ भी नहीं कहा, और अब तुम किसी ऐसे के सामने खड़ी हो जिसे तुम पहचानती भी नहीं। मेरा नाम चेतन है, उसने आगे कहा, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे पास सही इंसान है। मैं चाहता हूं कि तुम साफ जवाब दो, इधर उधर की बातें नहीं। क्या तुम उस स्कूल में पढ़ती हो जहां आरव शर्मा पढ़ता है? जितनी भी चीजें उसे कहने की उम्मीद थी, वो नाम उसके दिमाग में आखिरी था। उसके होंठ अलग हुए। मैं उसे जानती हूं, उसने सावधानी से कहा। इतनी छोटी सी बात पर भी झूठ बोलना बहुत जोखिम भरा लगा। बढ़िया, चेतन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वो मेरा अगला सवाल होने वाला था। तो क्या तुम दोनों करीबी हो? ये जवाब देना और मुश्किल था। आरती का दिल एक धड़कन छोड़ गया, और कारणों से जो वह पूरी तरह समझा नहीं सकती थी, इतने दबाव में भी उसके गाल गुलाबी हो गए। गर्मी उसके चेहरे पर चढ़ गई, इससे पहले कि वह इसे रोक पाती। वह हकलाने लगी, शब्दों के लिए जूझ रही थी। यहाँ तक कि अब यहाँ उसे नहीं पता था कि आरव शर्मा के बारे में अपने जटिल उलझन भरे एहसासों को कैसे समझाए। और चेतन उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए कुछ भी मिस नहीं किया। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? इस पल में आरती जितनी भी चीज़ों के बारे में सोच सकती थी, अपहरण होने के बाद, किसी अजीब बेस पर खींचकर लाए जाने और मिलिट्री जैसे अजनबियों द्वारा पूछताछ के बाद जो तस्वीर उसके दिमाग में कौंधी, वो थी उनकी, उसकी और आरव शर्मा की। चूमते हुए उसका चेहरा फिर से जलने लगा, लेकिन इस बार शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि उलझन से, डर से। चेतन ने एक भौं उठाई, फिर हल्की सी हंसी छोड़ी। समझ गया, उसने कहा, अपना सिर थोड़ा मोड़ते हुए, जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। तेरे चेहरे ने पहले ही मेरा सवाल जवाब दे दिया। आरती ने जवाब नहीं दिया। उसका सीना उथली सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं, इंतजार करते हुए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आगे क्या होने वाला है। चूंकि तुम अब तक सहयोगी रही हो, चेतन ने आगे कहा, उसका लहजा अब बेतकल्लुफ, मुझे लगता है तुम्हें ये जानने का हक है कि तुम यहाँ क्यों हो। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका, अपनी उंगलियां फिर से जोड़ते हुए बोला, देख, आरव शर्मा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ वहाँ हमारी मदद करता है, कुछ खास भारी काम नहीं, बस इतना कि उपयोगी रहे। आरती की आंखें थोड़ा चौड़ी हो गईं। आरव शर्मा इनके साथ काम कर रहा है, ये कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन हाल ही में, चेतन ने हल्की सी आह के साथ कहा, वो मुश्किल हो गया है, उसे अपनी जगह भूलने लगी है, हमारे रिश्ते की प्रकृति को गलत समझ रहा है। आरती का पेट गांठों में बंध गया। तुम उसके करीबी हो, चेतन ने आगे कहा, मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि उसे याद दिलाया जाए कि हम क्या करने में सक्षम हैं। उसे दिखाया जाए कि हमारे बीच चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं। मुझे उम्मीद है, उसने कहा, उसकी आवाज में अर्थ भरा हुआ, कि जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे सद्बुद्धि आएगी। और शायद, बस शायद, तुम उसे समझा सको कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक रहोगे। चेतन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी।
तो अभी के लिए तुम यहाँ रहोगी। एक यारा कंटेनर में आरती ने अपना सिर थोड़ा मोड़ा और पीछे देखा। हैंगर के दूर के छोर पर मशीनरी और गाड़ियों के बीच कुछ बड़े यारा कंटेनर थे। ठंडे, एकांत, घुटन भरे। इससे पहले कि वह कोई विरोध भी जता पाती, उसे एक मजबूत पकड़ अपने बांह पर महसूस हुई, नयन की। बिना एक शब्द कहे वह उसे हैंगर के पार ले जाने लगा। उसके पैर थोड़ा घिसट रहे थे, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कंटेनर जैसे स्टोरेज, जैसे कोई कैदी। अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। फर्श पर एक पतला गद्दा बिछा था, एक सिंगल मेटल चेयर और कुछ नहीं। कोई खिड़की नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस 4 ठंडी दीवारें और सन्नाटा। एक बार जब वह अंदर थी, नयन बाहर निकला और 2 और लोग दरवाजे पर तैनात हो गए। हथियारबंद, सतर्क, गार्ड ड्यूटी। आरती धीरे से गद्दे पर बैठ गई, अपनी सांसों को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। अब उसने गहरे स्वर में कहा, उस आदमी से संपर्क करने का वक्त है जिसकी बात हो रही है। डॉट। और अच्छा होगा कि वो फोन उठाए। आरती यारा कंटेनर के ठंडे कोने में सिकुड़ी बैठी थी, उसकी पीठ दीवार से सटी थी और उसने अपने घुटनों को अपनी बाहों से कसकर लपेट रखा था। उसके नीचे का पतला गद्दा भले ही खुरदरा और सख्त था, लेकिन कम से कम गंदा नहीं था। किसी वजह से ये उसे एक छोटी सी राहत जैसा लगा। लेकिन कोई भी रिश्तेदार आराम उसके दिमाग को शांत नहीं कर सकता था। उसके विचार एक अराजक भंवर थे जो घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई साफ रास्ता नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ डर और उलझन। आरव, क्या तू फिर से खतरनाक लोगों के साथ उलझ रहा है? उसने धातु के फर्श को खाली नजरों से देखते हुए सोचा। आंसू उसके गालों से बहने लगे, इससे पहले कि उसे एहसास भी हो कि वह फिर से रो रही थी। कांपते हाथ से उसने अपनी स्लीव से उन्हें पोंछा, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। लेकिन ऐसा करते हुए भी उसका दिमाग किसी और चीज़ की ओर बढ़ा, कुछ ऐसा जो चीज़ों को जोड़ना शुरू कर रहा था। क्या इसलिए उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू की? क्या इसलिए उसने कहा कि हम साथ नहीं हो सकते? उसने सोचा, क्या ये मुझे बचाने के लिए झूठ था? क्या उसे डर था कि अगर मैं ज़्यादा करीब आई तो ऐसा कुछ होगा? उसका दिल अपराध बोध और असहायता से सिकुड़ गया। अगर कोई ग्रुप इतना ताकतवर और बेपरवाह था कि उसे उसके अपने घर से किडनैप कर ले, तो वे और कितना आगे जा सकते थे। समय धीरे धीरे दर्दनाक रूप से बीत रहा था। विचलित करने के लिए कुछ भी नहीं, धातु की दीवारों के बाहर कभी कभी आने वाली कदमों की आवाज़ के अलावा आरती अकेली थी, अपने विचारों में डूबती हुई। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और कंटेनर के दरवाजे में छोटे जालीदार वैंस के बाहर कुछ हलचल देखी। कुछ लोग गुजरे, 4 आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में। उनके चेहरे उसे पहचाने नहीं गए, लेकिन उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। और नयन ने उसे पहले जो नज़र दी थी, ठंडी, हिसाबी लेकिन नियंत्रित, उससे उलट इन नज़रों ने उसका खून ठंडा कर दिया। उनकी नज़रें जिज्ञासु नहीं थीं, वे घुसपैठ करने वाली थीं, भूखी, ऐसी जो उसे कपड़े पहने होने के बावजूद नंगा महसूस करा रही थीं। बाहर तैनात गार्ड्स के बावजूद असुरक्षित। कंटेनर के अंदर की हवा अचानक घुटन भरी लगने लगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ये हमें कोई परेशानी नहीं देगी, है ना? ये शब्द हवा में लटके, भारी और गहरे। उन 4 आदमियों ने मुस्कुराया, उनकी आंखों में कुछ अंधेरा चमक रहा था। आरती पूरी तरह समझ नहीं पाई कि उनका मतलब क्या था, लेकिन गहरे में उसे डर था कि वह पहले से ही जानती थी। कंटेनर के बाहर तैनात 2 गार्ड्स ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वे क्यों रोकेंगे? आरती उनके लिए एक नहीं थी, वह गैंग में नहीं थी, वह परिवार नहीं थी। उनके लिए वह बस एक समस्या थी जिसे एक डिब्बे में डाल दिया गया था। नहीं, नहीं, आरती ने चीखा, उसकी आवाज़ टूट रही थी क्योंकि वह पीछे की ओर लुढ़की। उसके हाथ फर्श पर धकेल रहे थे, उनके और अपने बीच जगह बनाने की कोशिश में, जब तक उसकी पीठ ठंडी स्टील की दीवार से नहीं टकराए। उसने अपने होंठ चाटे, उसकी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। बाकी लोग दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़े ताकि कोई देख न सके कि अंदर क्या हो रहा है। उनका लीडर, क्या मैंने कहा था कि तुम उसके साथ मनमानी कर सकते हो? चेतन ने ठंडे स्वर में पूछा, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। उनमें से एक, बाकियों से ज़्यादा बहादुर या शायद ज़्यादा मूर्ख, आगे बढ़ा। लेकिन हम तो बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हम उसे यहाँ आरव शर्मा को सबक सिखाने के लिए लाए, है ना? तो ये उसे सिखाएगा। अगर उसे पता चला कि हमने क्या किया, तो वह इतना सदमे में होगा कि फिर कभी लाइन से बाहर नहीं जाएगा। चेतन की नज़र तेज हो गई। किसी को किनारे तक धकेलो और तुम शायद एक खतरनाक इंसान बना दो। हर कोई वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा तुम उम्मीद करते हो, वह आगे बोला। मैं चाहता हूं कि आरव शर्मा समझे कि हम क्या कर सकते हैं, न कि उसे दुश्मन बना दूं। इसमें फ़र्क है। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी मौजूदगी पूरे स्पेस को भर रही थी। अब उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और धमकी भरी, क्या तुम मुझसे और असहमति जताने वाले हो? 4 आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा।
एक ने चिढ़कर जीभ टटोली, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। एक एक करके वे मुड़े और कंटेनर से बाहर निकल गए, अपनी पोस्ट पर वापस लौट गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ तो हुआ था। आरती का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में गूंज महसूस हो रही थी। उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था, अभी भी जमा हुआ था। लेकिन सबसे बुरा टल गया था। कम से कम अभी के लिए उन्होंने चेतन की बात मानी थी। समय बीतता गया। बाहर नकार फसल के सदस्य अपने काम में लगे रहे, सामान ले जा रहे थे, हथियार चेक कर रहे थे, गाड़ियों की देखभाल कर रहे थे। ऑपरेशन का स्थिर लय फिर से शुरू हो गया, जैसे पिछले 10 मिनट हुए ही नहीं। लेकिन कंटेनर के अंदर माहौल अभी भी घुटन भरा था। कंपाउंड में कहीं और नयन चेतन की ओर बढ़ा, जो एक कम्युनिकेशन पैनल के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ तौर पर हताशा दिख रही थी। क्या तुम उससे संपर्क करने में कामयाब हुए? नयन ने पूछा। चेतन ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाए। नहीं, उसने तीखे स्वर में कहा। बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे बच रहा है या कुछ गड़बड़ है। मैंने कई नंबर ट्राई किए, सब डेड एंड्स। नयन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तुमसे 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था, उसने अपनी आवाज़ थोड़ा नीचे करते हुए कहा, जो मैंने जॉब के दौरान नोटिस किया। पहला, नयन ने आगे कहा, जब हम उस लड़की के घर पर थे मैंने कुछ नोटिस किया। वह अकेली नहीं थी, उसके पास गार्ड्स थे, और कोई साधारण गार्ड्स नहीं, वे प्रोफेशनल थे। जैसे ही नयन के मुंह से ये शब्द निकले, चेतन ने जो कर रहा था उसे रोक दिया। उसका हाथ, जो अभी भी फोन पकड़े था, धीरे धीरे नीचे आया और उसने उसे अपने पास की मेज पर रख दिया। गार्ड्स, ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला था, लेकिन प्रोफेशनल गार्ड्स। अब वह ध्यान से सुन रहा था। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो शायद चेतन उसे नज़रअंदाज कर देता। शायद मान लेता कि कोई नौसिखिया कुछ सिक्योरिटी कैमरों या किराए के गुंडों को उससे ज़्यादा समझ रहा है। लेकिन ये कोई और नहीं था, ये नयन था। और अगर उसने कहा कि वे प्रोफेशनल थे तो वे थे। चेतन पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। क्या वह कोई साधारण लड़की नहीं थी? क्या तुमने उसे किसी बड़े बंगले या सुरक्षित कंपाउंड से उठाया? मुझे लगा था हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था, नयन ने जवाब दिया। हमने जो कुछ भी खींचा उसके मुताबिक वह एक नॉर्मल लड़की है। ज़्यादातर समय अकेले रहती है। उसका बाप अक्सर ट्रैवल करता है। इंटेल के हिसाब से वह सबसे आसान टारगेट्स में से एक थी। लेकिन नयन ने आगे कहा, जब हम वहां पहुंचे तो वहां 3 गार्ड्स थे, हर एक रणनीतिक रूप से तैनात। वे एक दूसरे की पीठ कवर कर रहे थे, एक यूनिट की तरह मूव कर रहे थे। मैंने उन्हें कुछ देर तक देखा, इससे पहले कि हमने अपनी चाल चली। उसने हल्का सा सिर हिलाया। ये कोई फ्रीलांसर या मोहल्ले की चौकीदारी वाले टाइप नहीं थे। वे ट्रेंड थे, टैक्टिकल, प्रोफेशनल। किसी ने आरती की सुरक्षा का इंतजाम किया था, और वो भी लापरवाही से नहीं। ये गार्ड्स कोऑर्डिनेटेड थे, खास मकसद के साथ किराए पर लिए गए। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता था। उन्हें दर्शन से बहुत कम उपयोगी जानकारी मिली थी, सिर्फ इतना कि आरती कथित तौर पर आरव शर्मा की कमजोर कड़ी थी। एक कमजोरी, कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या यही लिंक हो सकता है? उसने जोर से बड़बड़ाया। क्या ये आरव शर्मा है? उसने नयन की ओर देखा, उसके चेहरे पर साफ तौर पर उलझन लिखी थी। ये एकमात्र चीज़ है जो समझ में आती है, और फिर भी ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर वह वाकई में उसकी परवाह करता है तो वह ऐसे गार्ड्स का खर्चा कैसे उठा सकता है? इतने हाई लेवल की ट्रेनिंग वाले। कुछ मिसिंग था, कुछ ऐसा जो वे नहीं देख पा रहे थे। और चेतन को ये महसूस हो रहा था जैसे कोई पजल का टुकड़ा बस उनकी पहुंच से बाहर हो। और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और कौन इतना आगे की सोचेगा? चेतन ने बड़बड़ाया, अपने आप से ज़्यादा। उसने हताशा में अपने बालों में हाथ फेरा। लगता है ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक हम आरव शर्मा से सीधे बात नहीं करते, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। नयन ने सिर हिलाया। क्या तुमने दर्शन को कॉल करने की कोशिश की थी? चेतन ने आह भरते हुए जवाब दिया। उससे भी संपर्क नहीं हो रहा। किसी वजह से कोई भी मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब हम यारा चाल की लड़कों के साथ एक निर्णायक मोड़ पर हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया, साफ तौर पर चिढ़ा हुआ। सबसे बुरे वक्त पर कम्युनिकेशन डाक हो गया। फिर उसने नयन की ओर देखा। वैसे तुमने कहा था कि 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। दूसरी क्या है? नयन ने अपने कंधे के ऊपर से देखा। कंपाउंड के उस पार नकार फसल के बाकी मेंबर्स इधर उधर घूम रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ हथियार तेज कर रहे थे या घायल बाहों पर पट्टी बांध रहे थे। लेकिन हर कोई इतना हल्का फुल्का नहीं लग रहा था। उनके बीच साफ दिखने वाली चोटें थीं, खरोंचें, स्प्लिंट्स, यहाँ तक कि कुछ की उंगलियां गायब थीं या कटी हुई जगहों पर पट्टियां बंधी थीं। नयन चेतन की ओर और गंभीर चेहरे के साथ मुड़ा। गैंग में बातें हो रही हैं, उसने सपाट स्वर में कहा। कई लोग सोचते हैं कि तुम आरव शर्मा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, कि तुम हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान और संसाधन उस पर लगा रहे हो।
वे समझते हैं, सबको पता है कि आरव शर्मा ताकतवर है, नयन ने समझाया। वे समझते हैं कि उसे आसपास रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वे अब सवाल उठाने लगे हैं कि क्या वह वाकई इतने सारे संसाधनों के लायक है। वह रुका, फिर आगे बोला, सोचो, अगर ये कोई और मेंबर होता तो क्या तुम उसे अभी भी गैंग का हिस्सा मानते, जिस तरह आरव शर्मा ने तुमसे बात की थी। नयन ने जवाब का इंतजार नहीं किया। और अब जो कुछ अभी यारा कंटेनर में हुआ, वे कह रहे हैं कि तुमने किसी को भी आरती को छूने नहीं दिया क्योंकि तुम आरव शर्मा की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो। नयन अपमानजनक नहीं था, वह बस सच बोल रहा था। बेस में माहौल बदल गया था। फुसफुसाहटें और जोर से होने लगी थीं। शक फैल रहा था। वह नया है, नयन ने आगे कहा, और उन्हें लगता है कि बाकी मेंबर्स की तुलना में उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जा रही है। चेतन ने हंसी उड़ाई, आवाज़ तेज और खारिज करने वाली। ये विचार उसे हास्यास्पद लगा, कम से कम पहली नज़र में। लेकिन एक लीडर के तौर पर उसका काम था अपने लोगों की भावनाओं और वफादारी को बैलेंस करना। अगर वे उस पर भरोसा खोने लगे तो पूरा नकार फसल ढह सकता था। शक एक बीमारी की तरह फैलता है और आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। और तुम, चेतन ने एक पल रुकने के बाद पूछा। उसकी नज़र नयन पर टिक गई। तुम क्या सोचते हो? नयन ने पलक नहीं झपकी। मुझे लगता है मेंबर्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वे आरती के साथ जो हुआ उसकी वजह से नाराज हैं। लेकिन उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया, उसका लहजा और नीचे गया। शायद एक वक्त आएगा जब तुम्हें उनकी जगह फिर से पक्की करनी होगी। उन्हें याद दिलाना होगा कि तुम उनकी कदर करते हो, उन लोगों की जो इस गैंग के लिए खून बहा चुके हैं। चेतन का चेहरा सख्त रहा, लेकिन नयन ने आगे दबाव डाला। और जितना ज़्यादा वक्त आरव शर्मा तुम्हारे कॉल्स का जवाब नहीं देता, उतना ही वे अपनी बात को सही साबित करते दिखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम उसे सारी अहमियत दे रहे हो, जबकि बाकी नकार फसल उसकी छाया में खड़ा है। अच्छे, मजबूत लोग दुर्लभ थे। यहाँ तक कि यारा अल्ताफ के रैंक्स में भी वे आसानी से नहीं मिलते थे। जमीन से एक पूरा संगठन खड़ा करना, भरोसा, वफादारी, डर, ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें चेतन एक इंसान के लिए जोखिम में नहीं डाल सकता था। अगर आरव शर्मा जल्दी कॉल नहीं उठाता तो चीजें खतरनाक होने वाली थीं। ठीक है, चेतन ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज में अंतिमता थी। अगर हम आरव शर्मा को यहाँ नहीं ला सकते तो फिर उस दूसरे को लाते हैं। शहर के दूसरी तरफ उसी पल यारा विक्रम राठौड़ का फोन बजने लगा। सब कुछ निपटाने के बाद अर्जुन खुद को एक ऐसे अस्पताल के सामने खड़ा पाया जहां वह कभी वापस नहीं लौटना चाहता था, कम से कम उसी वजह से नहीं। लेकिन वह फिर से यहाँ था। इस बार इमारत और ठंडी लग रही थी। वह परिचित गलियारों से गुजरा, सीने में एक बोझ लिए, और आखिरकार उस कमरे में दाखिल हुआ जहां आरव शर्मा बेहोश पड़ा था। लड़का पीला, चोटिल, लेकिन स्थिर दिख रहा था। डॉक्टर्स और नर्सों ने पहले ही उसके घावों को टांका और उसकी त्वचा से खून साफ कर दिया था। वह बेहतर दिख रहा था, लेकिन फिर भी अपनी उम्र के किसी लड़के के लिए बहुत ज़्यादा टूटा हुआ। कर्मचारियों ने पहले अर्जुन को आश्वस्त किया था। उन्होंने कहा था कि आरव शर्मा बस सो रहा है। उसकी नब्ज स्थिर थी, कोई आंतरिक चोट नहीं थी और वह तुरंत किसी खतरे में नहीं था। लेकिन उनके हिसाब से लड़के ने खुद को बहुत ज़्यादा जोर दिया था, अपनी सीमाओं से कहीं आगे। वह शायद सिर्फ इच्छाशक्ति के दम पर चल रहा था, जब तक कि उसका शरीर आखिरकार टूट नहीं गया। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे माता पिता क्या कहते, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर उन्हें पता होता कि मैं तुम्हें इतना कुछ करने दे रहा हूँ, तुम्हें इतनी खतरनाक चीज़ों में शामिल होने दे रहा हूँ। लेकिन जैसी स्थिति है, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे पास और क्या चॉइस थी। जतिन और यारा सिद्धार्थ मल्होत्रा कमरे में दाखिल हुए। दोनों के हाथ में तोहफे थे। जतिन के पास चॉकलेट्स का डब्बा, सिद्धार्थ के पास फूलों का गुलदस्ता। दोनों के शरीर पर एक जैसी चोटें थीं, खरोंचें और बाहों व कंधों पर टेप की हुई पट्टियां, उस लड़ाई का नतीजा जिसमें वे सब शामिल थे। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो तुमने वहां किया। अगर तुम वहां नहीं होते, अगर मैंने अकेले उस स्थिति को संभालने की कोशिश की होती। वह रुका। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे वहां से निकाल पाता। हवा में एक भारीपन था। कृतज्ञता, अपराधबोध और राहत सब एक साथ उलझे हुए। किसी ने इसे कहा नहीं, लेकिन सबने इसे महसूस किया। हम सबको अंदाजा था कि ऐसा कुछ आखिरकार हो सकता है। आरव शर्मा बार बार और ज़्यादा खतरनाक चीज़ों में उलझता जा रहा था। और सच कहूँ तो मुझे लगता है हम सब उसका बहुत कुछ एहसानमंद हैं। कमरे में एक विचारशील सन्नाटा छा गया। उनकी नज़रें फिर से आरव शर्मा की ओर मुड़ी, जो अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसका सीना धीमी, एक समान सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। पिछली बार जब वे इस अस्पताल से एक साथ बाहर निकले थे, तब से सब कुछ बदल गया था। उनकी भूमिकाएं, उनके रिश्ते, आरव शर्मा के असली व्यक्तित्व की उनकी समझ। वहां आखिर चल क्या रहा था? सिद्धार्थ ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। कोई अवैध फाइटिंग रिंग, और यहां तक कि स्टाफ भी ट्रेंड लड़ाकों की तरह झगड़ने को तैयार था।
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक हाई स्कूल का लड़का इतनी गंभीर चीज में शामिल हो। बस वो सब क्या था? जतिन, जो असामान्य रूप से चुप था, अपने पैरों पर थोड़ा हिला। वह साफ तौर पर किसी बात के बारे में सोच रहा था और अब आखिरकार बोला। उसने सिद्धार्थ के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और फिर आगे बोला, लेकिन हमने इसे अपने तक रखा। मैंने आरव शर्मा को भी नहीं बताया कि हमें पता है। मुझे लगा उसने कुछ नहीं बताया होगा, इसके पीछे कोई वजह होगी। जतिन ने एक पल के लिए फर्श की ओर देखा, फिर ऊपर। मेरा मतलब, अगर वह वाकई उस परिवार से है तो ये समझ में नहीं आता कि उसने स्कूल में सब कुछ क्यों होने दिया। उसने इसे क्यों नहीं रोका? उसने अपनी ताकत या जो कुछ भी है उसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो मुझे बस लगा वह हमें तब बताएगा जब वह तैयार होगा। आरव शर्मा के परिवार की स्थिति जटिल है, जितना तुम दोनों शायद सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा। अभी वह जो कुछ भी झेल रहा है वो शायद उसके बाकी परिवार वालों से जुड़ा है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया। जतिन और सिद्धार्थ चुप रहे। कमरे में फिर से तनाव भारी हो गया, लेकिन इस बार ये डर नहीं था, ये उलझन थी, जिज्ञासा। मैंने वहां यारा चेतन देसाई को देखा, अर्जुन ने आगे कहा। उस जगह पर मुझे नहीं पता कि आरव शर्मा इसमें शामिल क्यों था या वह उस गड़बड़ में कैसे फंस गया, लेकिन अब जब हमारे पास चेतन देसाई है, शायद अब हमें कुछ असली जवाब मिलना शुरू हो सकते हैं। धागे उलझे हुए थे और आरव शर्मा के अलावा किसी को पूरी तस्वीर नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी वह बेहोश था और बाकी सब अंधेरे में अनुमान लगा रहे थे। किसी ने उस लड़की को ले लिया। अर्जुन ने ध्यान से सुना, एक भी शब्द न छोड़ते हुए। जैसे ही लाइन के दूसरी ओर मौजूद गार्ड ने सारी डिटेल्स बताईं, उसने फॉलो अप सवाल पूछे, तीखे और खास, उम्मीद में कि कुछ भी ध्यान खींचे, लेकिन इससे उसे कहीं नहीं पहुंचा। जिस आदमी ने आरती को ले लिया था उसका विवरण अर्जुन के किसी भी जानने वाले से मेल नहीं खाता था। उनके रडार पर कोई नहीं, यारा दीपक का ग्रुप से कोई नहीं, कुछ भी करीब नहीं, और ये उसे किसी और चीज से ज्यादा परेशान कर रहा था। गार्ड्स को कोई अंदाजा नहीं था कि अपहरण के बाद वह आदमी कहाँ गया। उन्होंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। ऐसा था जैसे वह आरती के गायब होते ही गायब हो गया। हर डिटेल एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रही थी, ये कोई सड़क का गुंडा नहीं था। अर्जुन ने कॉल खत्म किया और धीरे से फोन को अपनी तरफ नीचे किया। उसकी मुट्ठियां बंद हो गईं, उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए क्योंकि हताशा उसके सीने में उमड़ रही थी। आरव शर्मा को पता था, उसे पता था कि आरती को टारगेट करने का हमेशा खतरा था, इसलिए उसने शुरू में ही उसके साथ गार्ड्स तैनात करने की जिद की थी। उसने सावधानियां बरती थीं, उसने पहले से प्लान किया था, और अर्जुन के लिए ये सबसे बड़ी नाकामी थी। न सिर्फ आरव शर्मा की सुरक्षा न कर पाना, बल्कि ये होने देना जबकि आरव शर्मा असहाय पड़ा था। ये सोच कि आरव शर्मा जागेगा और सुन लेगा कि आरती गायब है, इससे अर्जुन का पेट गांठों में बंध गया। वह पहले से ही आरव शर्मा की आंखों में उस नजरे को कल्पना कर सकता था। दोष, गुस्सा, दर्द। अगर किसी ने आरती को निशाना बनाया था तो इसकी पूरी संभावना थी कि अगला नंबर आरव शर्मा का होगा। इसका मतलब था कि जो भी ये था, वे सिर्फ एक संदेश नहीं भेज रहे थे, वे एक जंग शुरू कर रहे थे। अर्जुन आरव शर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, अभी नहीं, जब वह इतना कमजोर था तब तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वह यहाँ कैसे रुक सकता था जब आरती बाहर थी, किसी ऐसे के हाथों जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ऐसा कुछ कौन कर सकता है? उसने पूछा। जतिन का दिमाग तेजी से दौड़ा। नाम उसके विचारों में कौंधे, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आया। हाल ही में जिन लोगों से वे लड़े थे, खासकर बड़े खतरे, वे पहले ही बंद थे, चोटिल थे, या किसी और तरह से बाहर थे। वो दर्शन था, जतिन ने जोर से सोचते हुए कहा। उसने पहले हम पर हमला किया था, लेकिन वह हमारे साथ उस जगह पर था। उसके पास ऐसा कुछ करने का वक्त नहीं होगा। एक पल के लिए अर्जुन ने सोचा कि जतिन और यारा सिद्धार्थ मल्होत्रा से आरती की तलाश में मदद मांगने को कहे, उसे ट्रैक करे, इंटेल इकट्ठा करे, कुछ भी। लेकिन जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, शक ने घुसपैठ की। जिसने भी आरती को लिया वह एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम को चकमा दे गया था। इसका मतलब या तो कई लोग शामिल थे, या इसके पीछे वाले बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अरे, तुमने फोन उठाया। मैं हैरान हूँ, दूसरी ओर से आवाज आई, हमेशा की तरह बेतकल्लुफ। ये यारा विक्रम राठौड़ था। मैंने बॉस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था, विक्रम ने आगे कहा। वह मरा तो नहीं ना? खैर, मेरे पास थोड़ा सा सिचुएशन है, पता नहीं तुम इसमें मदद कर सकते हो या नहीं। अर्जुन को लगने लगा था कि जैसे ब्रह्मांड उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। हमने ऐसा क्या किया कि सारी समस्याएं एक साथ टूट पड़ीं? ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब वे एक संकट सुलझाते, दूसरा और खतरनाक और अप्रत्याशित सर उठा लेता। देख, विक्रम ने आगे कहा, उसकी आवाज बेतकल्लुफ लेकिन उसमें कुछ गहराई थी। मैं और आरव शर्मा, हम किसी चीज में शामिल थे।
और आरव शर्मा हमेशा वही था जिसे वे कॉल करते थे जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। और कुछ, आरव शर्मा इस बार किस गड़बड़ में फंसा था जिसके बारे में अर्जुन को भी नहीं पता था। अर्जुन थोड़ा आगे झुका, उसकी जिज्ञासा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। जो भी ये था, ये कोई छोटी मोटी सड़क की समस्या नहीं थी, खासकर अगर वे विक्रम को धमकाकर आरव शर्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने लाइन के दूसरी ओर आह भरी। खैर, मैंने आखिरकार एक कॉल उठा लिया। सोचा कि वे रुकने वाले नहीं। दूसरी ओर वाले आदमी ने कहा कि वह आरव शर्मा से मिलना चाहता है। मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं होगा। तब उसने कहा, उनके पास एक लड़की है। विक्रम ने आगे कहा, उसका लहजा नीचे चला गया। मुझे लगता है वो आरव शर्मा के स्कूल की है। उसने कहा कि अगर मैं या आरव शर्मा जल्दी नहीं पहुंचे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आखिरकार कुछ काम करने लायक था। एक धागा जिसे खींचा जा सकता था। गोल मटोल तरीके से सब कुछ जुड़ गया। किसी तरह ये अनजान कॉलर विक्रम और आरव शर्मा के छिपे हुए सौदे आरती से जुड़ गए थे। फिर भी ये जानना कि वह कहाँ हो सकती है और वाकई में इसके बारे में कुछ करना, ये दो बहुत अलग चीजें थीं। आरव शर्मा बेहोश था, उनके पास कोई ठोस बैकअप नहीं था, और अर्जुन उसका साथ नहीं छोड़ सकता था बिना कुछ और बुरा होने का जोखिम उठाए। क्या तुम इस आदमी के साथ खेलने को तैयार हो? अर्जुन ने पूछा। उसके पास जाओ, देखो वो लड़की को कहाँ रख रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए, नाम, लोकेशन, कितने लोग हैं, सेटअप कैसा दिखता है। जितनी ज़्यादा डिटेल उतना बेहतर, क्योंकि अब जब उनके पास एक लीड थी, अर्जुन उसे छोड़ने वाला नहीं था। अर्जुन को विक्रम को इस प्लान के लिए मनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका एक हिस्सा ये था कि विक्रम ने पहले ही मन बना लिया था, वह आरव शर्मा की मदद करना चाहता था। न सिर्फ इसलिए कि आरव शर्मा ने पहले उसे अच्छी खासी रकम दी थी, बल्कि इसलिए भी कि वह उसका सम्मान करता था। उसने आरव शर्मा में कुछ देखा था, कोई ऐसा जिसके पीछे चलने लायक हो, कोई ऐसा जो चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा हो। और वैसे भी नकार फसल के लोग और ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। आरव शर्मा चोटिल और पूरी तरह से बाहर होने की वजह से वह जल्दी ही कोई कॉल्स का जवाब नहीं देने वाला था। नंदी पहाड़ सिटी तक ट्रेन पकड़ने के बाद विक्रम अपने हमेशा के स्पॉट पर इंतजार कर रहा था। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, भले ही दिन के लिए क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। ये प्रैक्टिकलिटी के लिए नहीं था, ये इमेज के लिए था। उसने और आरव शर्मा ने एक खास पर्सोना बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, और सही लुक में वहां पहुंचना जितना कोई मानेगा उससे ज़्यादा मायने रखता था। जब वे आरव शर्मा के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊं? उसने सोचा, क्या मैं बस ये कह दूं कि मुझे कुछ नहीं पता, कि उसने मुझे कहा था कि कनेक्शन को जिंदा रखूं जब तक वह वापस अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। शायद ये कुछ समय खरीदने के लिए काफ़ी होगा, नकार फसल को बेकाबू होने से रोकने के लिए काफ़ी। अर्जुन ने उसे एक डिटेल्ड विवरण दिया था, लेकिन विक्रम को पहले से ही वह याद थी। वह वही थी जिसने पुलिस को कॉल किया था जब उन्होंने आखिरकार यारहायारा दीपक का ग्रुप को नीचे लाया था। उसे ये भी याद था कि उसने उसे स्कूल में इधर उधर देखा था जब वह सिर्फ एक और स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा था। तो आरव शर्मा और वह करीबी थे, और नकार फसल ने ये पता लगा लिया। एक गाड़ी रुकी, चमकदार और काली, कर्ब के पास धीमी होती हुई। खिड़की नीचे सरकी, और विक्रम के आश्चर्य के लिए अंदर बैठा शख्स ऐसा था जिसे वह तुरंत पहचान गया। नकार फसल के जोड़ रैंक के फाइटर्स में से एक, ऐसा शख्स जो आमतौर पर पिकअप ड्यूटी नहीं संभालता। ये कि नयन जैसे किसी ने खुद उसे लेने के लिए आने का फैसला किया। इसका मतलब था कि वे इसे कोई कैजुअल मीटअप नहीं मान रहे थे। विक्रम चुपचाप बैठा रहा जब गाड़ी सुचारू रूप से सड़क पर हैंगर की ओर बढ़ी। टिंटेड खिड़कियों के बाहर शहर गुजर रहा था, लेकिन उसका दिमाग गुजरते नज़ारे पर फोकस नहीं था। विक्रम ऐसा नहीं था जो खुद की तुलना बार बार करता हो। वह हमेशा से कच्चे अनुभव में यकीन रखता था, एक के बाद एक लड़ाई में खुद को झोंक दो और आखिरकार तुम और तेज निकलोगे, मजबूत, होशियार। लेकिन अब नयन के सामने बैठा, जो नकार फसल के टॉप रैंक फाइटर्स में से एक था, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्योंकि जैसे ही गाड़ी हैंगर में रुकी और दरवाजे खुले, विक्रम को एहसास हुआ कि ये विचार वाकई में कितना हास्यास्पद था। नकार फसल कोई सड़क के गुंडों का ग्रुप नहीं था। ये कोई रेगटैग टीम नहीं थी जैसे यारा काला कुत्ता। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नज़रें चारों ओर के विशाल स्पेस पर दौड़ीं, और हर एक शख्स मकसद के साथ मूव कर रहा था। वे सिर्फ नंबर नहीं थे, वे ट्रेंड थे, अनुशासित, जंग में पक्के। अगर विक्रम ने यहाँ कोई चाल चलने की कोशिश भी की तो वह 5 कदम भी नहीं चल पाता, उससे पहले ही उसे कुचल दिया जाता। उसने अपना सिर नीचे रखा और जैसा अपेक्षित था वैसा ही चला। नयन उसे फाइटर्स की कतारों से, हथियारों और गियर के क्रेट्स के पास से होकर हैंगर के पीछे तक ले गया। जैसा अपेक्षित था, चेतन वहां था, अपनी हमेशा की जगह पर बैठा, अपने कुछ हायर रैंकिंग ऑफिसर से घिरा हुआ। लेकिन इस बार माहौल अलग था। उसकी आंखें चुपके से स्पेस को स्कैन कर रही थीं, किसी भी चीज़ की तलाश में। आरती कहाँ हो सकती है, इसका कोई संकेत।
लेकिन अभी तक उसका कोई निशान नहीं था। या तो उसे कहीं और रखा गया था, या वे उसे पूरी तरह से नज़रों से दूर रख रहे थे। आरव शर्मा ने कहा था कि वह नकार फसल के साथ चीजें ठीक करना चाहता है, विक्रम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। तो हमने सहमति दी, अगर हमें ये करना है तो ठीक से करेंगे। पूरा फोकस, अब और कोई खेल नहीं। चेतन ने उसे एक पल तक घूरा, फिर एक जोरदार तीखी हंसी छोड़ी। ये कमरे में गूंजी, पास के कुछ मेंबर्स की नज़रें खींचते हुए। उसने सिर हिलाया जैसे उसने अभी अभी किसी जोक का पंचलाइन सुना हो जो सिर्फ वही समझता था। चेतन ने कुछ निकाला और उसे उनके बीच टेबल पर रख दिया। एक धातु की खटक सुनाई दी, साफ और स्पष्ट। क्या तुम्हें सचमुच लगा कि ज़्यादातर मिलिट्री वालों से बना एक ग्रुप ये नहीं जानता होगा कि इसे कैसे हासिल करना है? उसने धीमी और शांत आवाज में पूछा। विक्रम का दिल अब धड़क रहा था। वो एड्रेनालाइन रश नहीं था जो उसे सड़क की लड़ाई में महसूस होता था। ये अलग था, ये असली था। वह झगड़ों में रहा था। उसने हथियारबंद गुंडों से लड़ाई की थी, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे शख्स की बंदूक अपनी आंखों के बीच तनी नहीं देखी थी जो वाकई में जानता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन वह भागा नहीं है। वह तुमसे संपर्क करेगा, उसे बस वक्त चाहिए। विक्रम ने पलक नहीं झपकी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या चेतन ने झूठ पकड़ लिया था? क्या उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे बता दिया? क्योंकि अगर ऐसा था, विक्रम को पूरा यकीन था कि ये बातचीत उसकी आखिरी होने वाली थी। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।